हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 है जिससे हम कवर करने वाले अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये जो टॉपिक है ये बीकॉम को भी आने वाला है और बैक को भी आने वाला है, मतलब F5 बैक सेम टू एंड F5 बीकॉम सेम टू दोनों के लिए सेम टॉपिक है। क्लियर है? आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करेंगे आज का। अब ये टॉपिक आपने 11th में किया था, वो भी ऑनलाइन के चक्कर में रह गया। 12th ऑनलाइन, 13 सेम 1 ऑनलाइन, बट सेम 2 ऊपर वाले ने आप लोग को तरस नहीं दिखाया अब तक, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से ऑफलाइन होने वाला है। सेम 2 आपका ऑफलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन होगा तो जैसे पिछले सेम में मैंने एमसीक्यूज दिया था, इस सेम में भी एमसीक्यूज दे दूंगा, बट अब तक जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा सेमेस्टर 2 का। क्लियर है? तो अपने आप को प्रिपेयर करो ऑफलाइन के लिए, और ये उम्मीद पे मत बैठो कोरोना आएगा हमको मदद करेगा और हम पास हो जाएंगे। कोई चीज़ एक लिमिट तक ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आप लोग का करियर, उनको 12th तक पास करना था, उनको मालूम था आप लोगों ने कितना मेहनत किया है, तो आपको पास कर दिया। बट 13 के अंदर सेम टू कोरोना हेल्प नहीं करने वाला है। अभी भी फेब के एंड के बाद डिसाइड होगा, फेब के एंड के बाद डिसाइड होगा कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। बट अब तक जो आया है उसके अंदर क्लियर बोला गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। टॉपिक जो आप करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसके अंदर करना क्या है? कुछ नहीं, फाइनल अकाउंट है, बेसिक फाइनल अकाउंट है। बट आपने जो 12th में फाइनल अकाउंट किया, जो 11 में फाइनल अकाउंट किया, उससे और इसमें फर्क क्या है? तो यहाँ पे आपको जो एंट्री दी गई है वो हाफ दी गई है, सिंगल एंट्री दी गई, इनकम्प्लीट दी गई है। आपको उसे कंप्लीट करना है और फाइनल अकाउंट देते ही सॉल्व। जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाते थे 12th में, इधर नहीं बनाया। पार्टनर्स कैपिटल की जगह पे यहाँ पे कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट मैंने सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे सोल प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप नहीं है। अगर पार्टनरशिप होगा भी तो हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, पर नहीं आएगा तो आप इसी के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न लेस रिटर्न। ये आपने 12th में किया था। टू बैड डेट, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ये भी आपने 12th में किया। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में बना के रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक नया चीज है जो आपने 11th में किया था, कैपिटल लेस ड्राइंग, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस। याद आया? कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, कैपिटल लेस ड्राइंग, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस। क्लियर है क्या? उसके बाद क्रेडिटर्स डेटर्स, क्रेडिटर्स डेटर्स, क्रेडिटर्स डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक सीडी। याद आ रहा है? लेस फर्दर लेस न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर। ये आपने 12th में किया, इसलिए इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। 13 में क्या करना क्या है इस टॉपिक के अंदर? तो 13 के अंदर ये जो टॉपिक है, इसके अंदर आपको कुछ चीजें मिसिंग होगी, वो कंप्लीट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ अकाउंट बनाया। इसके अलावा और एक अकाउंट बनता है, वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनेगा, बट इस क्वेश्चन में मैंने नहीं प्रिपेयर किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में बना के दिया है। अगर नहीं दिया रहता तो हम और एक वर्किंग के अंदर कौन सा अकाउंट बनाते? कैश। ये सब आपका वर्किंग है। वर्किंग में डेटर्स का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा, बिल रिसीवेबल बनेगा, बिल्स पेबल बनेगा और कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, इतने वर्किंग में अकाउंट बनेंगे, और हर एक चीज का इससे रिलेटेड कोई चीज है तो एक इफेक्ट उसके अकाउंट में ही आएगा। क्लियर? दूसरा इफेक्ट सोचेंगे, बट एक इफेक्ट बाय डिफॉल्ट इनके अकाउंट में तो आएगा। ओके सर, अप्रोच कैसा है, सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा कुछ समझाया जाए? कुछ नहीं, आपको पहला काम होता है, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में मैंने बताया था ओपनिंग डेट से, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट से, बट आपको याद नहीं होगा, तो आपको सबसे पहला फाइंड करना रहता था कैपिटल फंड। सर वो भी याद नहीं है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा, देखना ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट जैसा दिया है वो पूरा कॉपी पेस्ट करने का इसमें, इसमें आपके बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपने उसका अकाउंट बनाया है,
जैसे डेटर्स, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कैश। अगर आपने अकाउंट बनाया तो बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। जिसका मैंने अकाउंट बनाया उसका पोस्टिंग इधर नहीं होगा, उसका पोस्टिंग उसके अकाउंट में होगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको सबसे पहला बैलेंस शीट दिया रहेगा, वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। उस बैलेंस शीट को आपको इस बैलेंस शीट में, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है। कौन सा बैलेंस शीट है? क्लोजिंग, ईयर एंड का बैलेंस शीट है। आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। उस ओपनिंग बैलेंस शीट को इसमें कॉपी पेस्ट करना है, सारे अमाउंट इनर कॉलम में, सारे अमाउंट इनर कॉलम में। लेकिन अगर वो पोस्टिंग करते समय इसमें से कोई चीज दिख गया, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कैश, ऐसा कुछ दिख गया, तो वो इधर नहीं लिखेंगे, वो इधर लिखेंगे। बात समझा? समझ में आ गया? पक्का है? तो पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना है। सारा अमाउंट इनर कॉलम है, सारा अमाउंट इनर कॉलम है, सारा अमाउंट इनर कॉलम है। बात समझ में आया क्या? तो सबसे पहला स्टेप है आपको जो बैलेंस शीट दिया है उसे कॉपी पेस्ट करना है आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर? दूसरा स्टेप है, अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया है, अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया है तो उसका पोस्टिंग करना है, उसका दो इफेक्ट देना है। आपने इधर कैश अकाउंट बनाया है क्या? नहीं, बट क्वेश्चन में तो दिया है नहीं, तो एक इफेक्ट उधर है, दूसरा इसमें से कहीं पे भी आएगा उसके अकाउंट में देंगे। एंड देन नॉर्मल एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वो देंगे और फिर क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में ट्रेडिंग क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, बैलेंस शीट टैली होता है। क्लियर है? 12 का ही फाइनल अकाउंट करना है और ये 4 नए अकाउंट बने। क्लियर? स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं क्या दिया है। एक बार मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स ऑन 1st of Jan 2013. A summary of cash transaction on 2013 is given to you. List of remaining transaction for that year is given to you. मतलब आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, आपको कैश ट्रांजैक्शन का कैश अकाउंट दिया है और कुछ ट्रांजैक्शन दिए जो कि इनकम्प्लीट है, आपको उसके बारे में कुछ सोचना है। क्लियर? और आपको करना क्या है, तो आपको इससे फाइनल अकाउंट रेडी कर। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा पहला मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरा पहला काम क्या है? पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहला लायबिलिटी साइड पे मुझे दिख रहा है लोन। लोन अकाउंट बनाया क्या मैंने? तो लोन किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे लिख देता हूँ लोन। कितना है? इनर कॉलम में। सर क्यों? मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करेंगे तो इनर कॉलम। ठीक है, लोन के बाद क्या है? क्रेडिटर्स। कितना है? सर इधर नहीं लिखेंगे, उसका अकाउंट बनाया है तो अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? समझ में आया क्या? अकाउंट बनाया तो इधर नहीं, अकाउंट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अकाउंट बनाया है, हाँ, बिल पेबल क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1005। बात समझ में आया? क्लियर? उसके बाद क्या है? कैपिटल, तो कैपिटल में जाएगा। कितना? 1,40,000। इसमें कोई डाउट? लायबिलिटीज खत्म। असेट साइड पे क्या है? डेटर्स। सर डेटर्स का अकाउंट बना है, टू बैलेंस ब्रॉड। कितना? 40। क्लियर? उसके बाद अरे लेस प्रोविजन करके डायरेक्टली बोल दो ना बैलेंस उसका, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं? 39,250, क्योंकि ये ओपनिंग वैल्यू है ना, इसका क्लोजिंग से मतलब आरडीडी से कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्टली 39,250। उसके बाद अकाउंट बनाया है, हाँ सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 10,000। उसके बाद स्टॉक अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। ये कौन सा स्टॉक है? तो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है कि ट्रेडिंग में जाता है? समझा क्या? कॉपी पेस्ट कर रहे थे तो तुम स्टॉक इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, तो कितना आएगा? 40। समझा? असेट पे क्यों नहीं लिखी, इधर लिखा है क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट किधर जाएगा? असेट पे। चलिए ठीक, प्लांट कितना? 30,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग किधर जाएगा? असेट साइड पे। चलिए बिल्डिंग 55,000। नेक्स्ट
कैश कैश अकाउंट बना है क्या? नहीं। वो कौन सा कैश है जरा देखो, ओपनिंग बैलेंस है। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। देखो यही सेम अमाउंट आपको आपके रिसीप्ट साइड पे दिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम अमाउंट दिख रहा है। हाँ, उसके नीचे ही आपको देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्स्ट बैलेंस दिया हुआ है 1250, सेम चीज है। तो भाई अगर मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर करता तो कैश में डालता, उन्होंने प्रिपेयर करके दिया, मतलब मेरा एक लोड तो खत्म है, समझा? तो अगर कैश ओपनिंग होता तो अपन कौन से अकाउंट में डालते? कैश में, वो ऑलरेडी पोस्ट हो गया है। समझ में आया? तो ये कैश तो इधर लिखेंगे क्या? नहीं। तो आपका पहला काम हो गया बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करके। दूसरा काम है करना क्या है, जो कैश बुक दिया है उसके इफेक्ट देने। जो कैश बुक दिया है मतलब जो रिसीप्ट पेमेंट बना के दिया है, उसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा उसके बारे में सोचना है। जैसे रिसीप्ट साइड से मैं स्टार्ट करता, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो तो उधर से इधर आया है, मतलब सेम है, उसका दूसरा इफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या दिया है? टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से पैसा मिला, पैसा मिला मतलब रिसिप्ट हुआ, उधर डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? क्रेडिट। किसके अकाउंट में? डेटर्स के अकाउंट में। तो डेटर्स के अकाउंट में बाय क्या है? रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो बाय रिसीव कितना? 1,72,000। अब ये मैंने इधर रिसीव फ्रॉम डेटर के जगह पे सीधा सिंपल लिख देता हूँ, बाय कैश अकाउंट, ज्यादा दिल पे लो ही मत, कैश से पैसा मिला ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया? अरे समझा ये? उसके बाद क्या है? बिल रिसीवेबल का रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट मतलब पैसा आया, किस चीज का? बिल रिसीवेबल का, उधर डेबिट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट, बाय रोकड़ा, कितना? 35,000। अरे बात समझा क्या? समझा ये? पक्का? और क्या है? कैश सेल, सेल्स किया मतलब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल। तो यहाँ पे सेल्स में अंडरलाइन करके हम लिखेंगे कैश सेल्स। नॉर्मली ये सेल्स कौन सा सेल्स होता था? क्रेडिट सेल्स, बट इस केस में वो कैश सेल्स है। कितना है? 24,500। उधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, सेल्स के अकाउंट क्रेडिट हो गया। बात समझा क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है पेमेंट साइड पे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया, पे किया तो पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। किसको पे किया? क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, कितना? 1,10,000। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? कैश परचेज नहीं, कैश परचेज। कितना है कैश परचेज? 25,000। परचेज किया कैश में तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट और सामान आएगा, परचेज आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो वैसे इधर भी अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा, जो भी तुमने परचेज किया है इसके अंदर कैश परचेज है। कितना है कैश परचेज? 25,000। जैसे कैश सेल्स हुआ वैसे कैश परचेज भी हुआ। बात समझाइए? सर आपने बताया था जो परचेज और सेल्स होता है वो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेट होता है, लेकिन ये कैश में है और इधर क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। हम लोग उधार देंगे तो डेटर्स, उधार में खरीदे तो क्रेडिटर्स, लेकिन कैश में खरीदा, कैश में बेचा तो डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है। समझा नहीं है? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल को पेमेंट किया, पेमेंट साइड पे दिया ना, मतलब पेमेंट किया, पेमेंट किया मतलब पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, किसको जा रहा है? बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट में डेबिट में टू कैश, कितना? 45,000। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सैलरी, सैलरी का पेमेंट हुआ, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट, हाँ सबर भाई, सैलरी भी बोल दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? बाय लोन पेड, लोन पे किया, तो लोन पे किया तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट, लोन अकाउंट डेबिट, तो भाई लोन लेस रीपेड, कितना? अब लोन अकाउंट बनाया है क्या? नहीं, तो लोन में से ही जाएगा, ये कितना हो गया? अरे बात समझा? उसके बाद क्या है? सैलरी पेड, सैलरी पे किया तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी, कितना? 9,000। समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेंट पे किया तो वो भी मेरे लिए खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में टू रेंट, कितना है? उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट है, पेमेंट है मतलब खर्चा है,
खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट 450 इंटरेस्ट। उसके बाद जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस किधर जाएगा प्रॉफिट एंड, तो टू जनरल चार्जेस कितना है 750। उसके बाद ड्राइंग्स किधर जाएगा कैपिटल में से माइनस, कितना 15,500 माइनस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये किस चीज का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है, और कैश का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इधर लिखोगे कैश कितना 9,050 डायरेक्टली आउट। ये समझ में आ गया। तो आपने पहला ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम में, रिसिप्ट पेमेंट का पोस्टिंग कर दिया। इसके अलावा अब क्या दिया है आगे जरा देखते कि भाई टोटल परचेज जो है वो 2,15,000 का है। मतलब परचेज से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है कि भाई तुमने पूरे साल में 2,15,000 का परचेज किया है। अगर मैंने पूरे साल में 2,15,000 का परचेज किया है तो इसका मतलब है इसमें से 25,000 तो कैश में परचेज किया है। तो अगर 2,15,000 में से 25,000 कैश परचेज किया तो बाकी जो बचा वो कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेज है। तो क्रेडिट परचेज कितना रहेगा 1,90,000। अरे हाँ, अब ये तो एडजस्टमेंट से मिला तो दो इफेक्ट तो देना पड़ेगा, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आपने परचेज किया है तो आपको आज नहीं तो कल पैसा देना पड़ेगा, किसे, जिससे आपने उधार लिया है, बोले तो आपके क्रेडिटर्स। तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्रेडिट में बाय परचेज। कितने का परचेज किया उधार में 1,90,000। नहीं समझा तो फिर से, मैंने पूरे साल में 2,15,000 का खरीदारी किया है, परचेज किया है। कितना 2,15,000, उसमें से कैश निकाल दिया तो बाकी तो उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदा जो जिससे खरीदा वो मेरा क्रेडिटर्स हुआ ना। तो कितने का खरीदा है 1,90,000, इसको देने का है क्रेडिटर्स 1,90,000, और मैंने परचेज किया तो परचेज में ऐड होगा। समझ में आया, समझा। वैसे ही बोला है टोटल सेल्स हुआ है 2,35,000, टोटल सेल्स हुआ है 2,35,000, उसमें से कैश है 24,500, तो बाकी कौन सा परचेज सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। कितना है 2,10,500। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, जिसको मैंने सेल्स किया वो मेरा कस्टमर है, कस्टमर यानी कि डेटर्स है। तो इधर क्रेडिट तो दूसरा इफेक्ट डेबिट, टू क्रेडिट सेल्स कितने का 2,10,500। ये क्रेडिट परचेज है, वो क्रेडिट सेल्स है। बात समझ में आया, दोनों इफेक्ट समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर बोले तो डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, आप बोलो ना। आप आपके कस्टमर को उधार दे रहे हो, सॉरी डिस्काउंट दे रहे हो, फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है ना बिजनेस के लिए, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने का डिस्काउंट दिया 1,250। ये कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, किसको डिस्काउंट दिया, डेटर्स को, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट 1,200। समझ में आया क्या, 1 2 5 क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट गिवन, बराबर है ना, या तो डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसके पास से आपने सामान खरीदा है उसने आपको डिस्काउंट दिया, फायदा कि नुकसान, फायदा है ना। बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना 1,850। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, किसने उधार दिया आपको, डिस्काउंट किसने दिया, क्रेडिटर्स ने, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट अलाउड कितना 1,850। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना 60,000। बिल रिसीवेबल का पैसा मिला, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या नहीं, बिल रिसीवेबल रिसीव, तो बिल रिसीवेबल रिसीव मतलब बिल रिसीव का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा, तो बाय टू डेटर्स कितना 60,000।
इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट बाय बिल रिसीवेबल चार्ज। सर समझाने एक्सप्लेन करो ना क्यों ऐसा किया आपने, मतलब वेरी गुड। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, तो बिल रिसीवेबल और डेटर्स में फर्क क्या होता है पहले वो समझ लो। मेरा शॉप है, मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब मेरे बिजनेस में एक बंदा जो रेगुलरली आता है, जिसे मैं पहचानता हूँ, तो जब भी ये सामान खरीदता तो उधार में सामान खरीदता है, तो मुझे मालूम है कि भाई ये पैसा देने वाला कस्टमर है, आज उधार लेके भी जा रहा है तो ये क्या है पैसा दे देगा, तो मैं इसे बार बार उधार देते रहता हूँ। तो ये मेरे लिए जो कस्टमर है ये ट्रस्ट वर्दी कस्टमर है, तो इसे मैं कहता हूँ बिना किसी गारंटी के तू सामान लेके जा, जब तेरे को मन में आए तब पैसा दे। इसका नाम मैंने क्या रखा है, डेटर्स। क्या नाम रखा है, डेटर्स। क्यों, क्योंकि इनसे कोई गारंटी नहीं लिया है मैंने, इनको ऐसे ही उधार दे दिया है कि भरोसे वाले कस्टमर है, आज नहीं तो कल पैसा देंगे मेरे को, ये मेरे डेटर्स है। अब इसने क्या किया कि इसने दूसरे एक फ्रेंड को लेके आया मेरे पास और उसको बोला सर इसको भी कुछ सामान चाहिए, आप इसे भी उधार दे दो ना। अरे देख तेरे को उधार देता हूँ क्योंकि मैं तेरे को जानता हूँ, तेरे को ट्रस्ट करता हूँ, इसको मैं उधार डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ, इसके पास से कुछ गारंटी लेना पड़ेगा मेरे को। अगर ये कुछ मुझे गारंटी देता है तो मैं इसे उधार दूंगा, नहीं तो मैं इसे उधार नहीं दूंगा। तो इसने क्या किया, मतलब ठीक है एक काम करो सर, ये देखो एक चेक है मैं आपको बना के देता हूँ, 1 महीने के बाद का है। तो मैंने क्या किया, इसे उधार दिया लेकिन इसके बदले में मैंने क्या लिया, चेक लिया। बात समझ में आया। तो इसके पास से क्या किया, गारंटी लिया। इसके पास से कोई गारंटी लिया है क्या, नहीं। तो जिसके पास से गारंटी नहीं लिया वो मेरे नॉर्मल डेटर्स है, नॉर्मल कस्टमर है, लेकिन जिसके पास से मैंने गारंटी लिया है तो वो कस्टमर को मैं क्या कहता हूं, बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल का पैसा आज नहीं तो कल मिलने वाला है। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, पक्का। अब क्वेश्चन में दिया है बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि जो बिल रिसीवेबल मिलने वाला था उसका पैसा आपको मिल गया। जब आपको उसका पैसा मिल गया तो आपके कस्टमर का वैल्यू कम होएगा ना, मतलब जो उधार दिया था वो तो कम हो जाएगा। डेटर्स होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, तो भाई क्रेडिट 60,000 कम हुआ, क्यों, क्योंकि वो कस्टमर है जिनको आपने उधार दिया था बिल रिसीवेबल, इसलिए बाय बिल रिसीवेबल। समझ में आया, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बात समझा, बिल रिसीवेबल और डेटर समझ में आ गया। वैसे आगे देखो क्या दिया है, बिल पेबल ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, मतलब सेम चीज हो गया, बिल रिसीवेबल को ग्रांटेड दे दिया, मतलब उनको अपन ने पेमेंट कर दिया है नहीं। तो वापस से बिल्स पेबल का मतलब क्या है, सेम, मैं जिसके पास से उधार लेने जा रहा था जो ट्रस्ट वर्दी है उसने मुझे डायरेक्ट उधार दिया, लेकिन जो ट्रस्ट वर्दी नहीं उसने मेरे से बिल मांगा रहेगा, तो मेरे लिए बिल क्या रहेगा, पेबल रहेगा। ग्रांटेड मतलब बिल्स पेबल का वैल्यू बढ़ने वाला है, बिल्स पेबल होता है क्रेडिट, वैल्यू बढ़ाने के लिए क्रेडिट बाय क्रेडिटर। कितना, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 50। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, इधर डेबिट और बिल्स पेबल अकाउंट। जैसे डेटर्स होता है डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट किया, वैसे क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट, इधर डेबिट और बिल्स पेबल है इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया, पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा देखो। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 इज ₹90,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बराबर है कि नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 90,000, 90,000, सिंपल। ये तो आप अभी करते ही आ रहे हो इतने सालों से। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, ओविंग फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹1,500। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आपकी लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, एक्सपेंसेस बाकी है तो एक्सपेंसेस आपकी, एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 1500, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, वो आपकी लाइबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कमीशन अर्न बाय द फर्म बट नॉट रिसीव ₹1200। हमने कमीशन कमाया बट मिला नहीं, कमाया बट मिला नहीं, तो मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, तो भाई असेट साइड पे लिखो कमीशन नॉट रिसीव, कितना, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, आज नहीं तो कल मिलेगा तो फायदा ही है ना मेरा, फायदा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, बाय कमीशन कितना है 1200। बात समझाइए, उसके बाद क्या है,
provision of 5% reserve for doubtful debt and 2.5% for discount on debtors. अरे ये तो बैड डेब्ट हो गया, और बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट टाइम प्लीज नंतर कॉल करूं, याद आया? चलिए ठीक है। उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% एंड प्लांट बाय 5%। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। कौन से असेट का वैल्यू कम करना है? प्लांट का और बिल्डिंग का, दोनों का। तो बिल्डिंग का कितना कम करना है? 2.5%। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 2.5%। प्लांट का कितना कम करना है? डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। अभी तो आपके पास कैलकुलेटर है तो दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, तो इसका 5% आ जाएगा आपको 1500 रुपए, और इसका 1375। क्या बात है, आर्यन ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, बोलता नाम नहीं खराब करेंगे। वेरी गुड। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चले जाएगा। 2 depreciation on plant and machinery, 2 depreciation on building। बराबर है कि नहीं? प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 1500 और 1375। आई होप बराबर से कैलकुलेट किया है। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर। खाली बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट रह गया है, तो बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट जब आप ये सब क्लोज करोगे उसके बाद ही कर सकते। क्लियर यहां तक? पक्का। चलिए अब देखते क्लोजिंग करके क्या मिलता है। तो डेटर्स का अकाउंट क्लोज करें। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करने के लिए यही साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसका टोटल लेते 057,942 2,49,750। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है? कुछ भी 16,005। बराबर है। तो ये आपका इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। डेटर्स क्या होता है? असेट ना, इधर क्रेडिट, तो इधर डेटर्स का वैल्यू आ गया 2,49,750, सॉरी 16,500। 16,500 ये आपका टोटल था ना, ये आपका बैलेंस 16,500। ये समझा डेटर्स का बैलेंस। अब क्रेडिटर्स क्लोज करेंगे। यही ज्यादा है, कौन सा साइड का? ये ना 2,17,000। 2,17,000 माइनस कीजिए, बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन 55,150। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। क्रेडिटर्स में चले जाएगा 55,150। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बिल रिसीवल अकाउंट क्लोज होगा। यही टोटल ज्यादा है 70,000। 70,000 बैलेंस आ जाएगा 35,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बिल रिसीवेबल आपका असेट है, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल 35,000। क्लियर? बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज हो रहा है 51,500। 51,500 माइनस करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। बिल्स पेबल आपका असेट है, सॉरी लाइबिलिटीज है 6,500। डन। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे डेटर्स का। कितना परसेंट आरडीडी बोला है देखो जरा, 2.5 या 5? 5% ने पहला दिया है, तो पहला प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेट एंड 2.5% डिस्काउंट। 12th में बताया था। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अभी यहाँ पे परसेंटेज दिया मतलब न्यू आरडीडी है, तो 16,500 का कितना परसेंट देना है? 5%। तो जरा 16,500 का 5% ले लो, तो आपको आ जाएगा 16 मतलब 8 और 25, 825 एक इधर और 825 इधर। ये समझा क्या? ये 825 डायरेक्टली आउटर कॉलम। अंडरस्टूड? अब उसके अलावा डिस्काउंट भी पूछा है, तो 16,500 में से 825 माइनस कर दो, लेस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कितना इधर? 15,675। बराबर है। अब इस पे कितना कैलकुलेट कर देंगे? 2.5, तो लेस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5, इसका 2.5% 392। वापस से न्यू आरडीडी, तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, उसको अलग से मैं लिख देता हूं, 2 न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट। कितना? 390। सम कंप्लीट, सारे एडजस्टमेंट हो गए।
अब बचता है क्लोजिंग, एक एक करके क्लोज करते, देखते कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये आउटर कॉलम में, ये भी आउटर कॉलम में, इधर 3,25,000, क्या बात, 3,25,000, 3,25,000 माइनस करोगे तो इधर आता है 65,000, बराबर है। कहाँ चले जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, इधर से आ जाओगे इस बाजू पे बाय जीपी, कितना 65,000। अब आउटर कॉलम में ऑलरेडी आ गया सब अमाउंट, तो 65,000 प्लस 1,850 प्लस 1,200 कितना, 68,050, 68,050, ये माइनस करेंगे तो आपको आएगा टू नेट प्रॉफिट, कितना आ रहा है 45,008 रुपीज, 45,008, बराबर है। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का, क्रेडिट प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा 45,008, लॉस है नहीं। अब 1,40,000 में 15,500 माइनस होगा, 45,008 रुपया ऐड होगा, तो आपको कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा कितना, यानी इधर टोटल 1,40,000 माइनस 15,500, 1 लाख, बोलो आगे तो बोलो, क्या बोल रहे हो, 1,69,000, 69,508, 69 है, 1,69,508। इधर सब आउटर कॉलम में क्या नहीं है, बाकी है। 30,000 में 1,500 माइनस करो, 28,500, ये माइनस करो 55,000 में 1,375, 53,625, अभी 15,675 माइनस 392, 15,675 माइनस 392, 15,283, बाकी आउटर कॉलम में। अब टोटल ले लो, चलो फटाफट, 232,658, 232,658, क्लियर है यहां तक, पक्का। देखो हमने आज जो सम लिया वो बेसिक सम लिया मैंने, इसके अंदर मैंने कैश अकाउंट का मगजमारी नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं दिया है तो आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, और फिर जैसे आपने कैश अकाउंट का पोस्टिंग किया था ना डायरेक्ट, वैसे इसका पोस्टिंग करना है। तो ये आपका सिंगल एंट्री टॉपिक है जिसे ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।